Assalamualaikum. I hope everyone will be fine. Today the topic we will discuss is the CVS physical examination. अब CVS का मतलब है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की एग्जामिनेशन, यानी कि हार्ट की एग्जामिनेशन करते हैं हम लोग। और वो किस तरह से करते हैं, कौन सी टेक्निक यूज़ करते हैं, ठीक है, वो हम लोग आज इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर सबसे पहले तो हम लोग बात की जाए, सबसे पहले क्या होता है एनाटॉमी को हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि बिकॉज एनाटॉमी का हमें आइडिया होगा तो उसी के बाद ही हम लोगों को अबनॉर्मैलिटीज़ का आइडिया होगा और हम प्रॉपर तरीके से स्टडी कर पाएंगे। एज वी ऑल नो हार्ट इज़ अ पंपिंग ऑर्गन, ठीक है। तो हार्ट कहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट होता है? मीडियस स्टर्नम में। अब मीडियस स्टर्नम हमारे पास क्या होता है? बिटवीन लंग्स आपकी स्पेस होती है, वहाँ पे आपका हार्ट प्रेजेंट होता है। इसके अलावा हार्ट की अगर प्रॉपर लोकेशन की बात की जाए तो हमारे पास क्या होता है? लेफ्ट सेकंड एंड राइट एंड लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेसिस पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके अलावा जो स्टर्नम के बिल्कुल राइट एड्स पे प्रेजेंट होता है और मिड क्लेविकुलर लाइन पे हमारे पास क्या होता है? लेफ्ट प्रेजेंट होता है। ये हमारे पास हार्ट की प्रॉपर लोकेशन है। इसके अलावा अगर हार्ट के स्ट्रक्चर की बात की जाए तो एक इसका एपिक्स होता है, सेकंड इसकी बेस होती है। एपिक्स इसका कॉनिकल पार्ट होता है एंड बेस इसका जो होता है पार्ट होता है ऊपर वाला। अब बेस की लोकेशन क्या होती है? सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस। इसी तरह हमारे पास जो हार्ट की कैविटी को कवर करती है लेयर, उससे हम क्या कहते हैं? पेरिकॉर्ड, उसे हम क्या कहते हैं? प्रीकॉर्डियम। इसके बाद अगर बात की जाए हार्ट की वेसल्स की, तो सबसे पहले क्या होता है? हमारे पास दो वेसल्स होती है, सुपीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा। ये दोनों वो वेन्स होती हैं जो हमारी बॉडी से क्या करती है? ब्लड को कलेक्ट करती हैं और हार्ट को प्रोवाइड करती हैं। हार्ट जो होता है उसी ब्लड को क्या करेगा? लंग्स में डिलीवर करेगा। लंग्स से इसमें ऑक्सीजन शामिल हो जाएगी और आपका जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी बॉडी में बाद में पंप आउट हो जाएगा। इस तरह से हमारा जो हार्ट है वो डबल पंपिंग ऑर्गन की तरफ काम करता है। इसके अलावा हार्ट के चैम्बर्स होते हैं, वॉल्व होते हैं, ठीक है। ये हम लोग ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है एनाटॉमी के अंदर। हार्ट की 4 चैम्बर होते हैं, इसी तरह वॉल्व्स होते हैं। इसमें हमारे पास ट्राइकप्सिड वाल्व, उसके अलावा बाइकप्सिड वाल्व, इसके सेमिलुनर वॉल्व जो होते हैं वो पल्मोनिक वॉल्व एंड एओर्टिक वॉल्व प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा पेरिकोर्डियम की बात की जाए तो हमारे पास एक टफ इनएक्सटेंसिबल लूज फिटिंग लेयर होती है जो कि हमारे हार्ट को कवर करती है। कार्डिक साइकिल हमारे पास क्या होता है? एक सिंपल सा साइकिल होता है जिसमें क्या होता है? कंप्लीट जो बीट प्रोड्यूस होने में जितने सीक्वेंस फॉलो होते हैं इस साइकिल में हम डिस्कस करते हैं। अब इसमें हमारे पास क्या होता है? फिलिंग एंड एम्प्टिंग ऑफ द हार्ट चैम्बर इन्वॉल्व होते हैं। इसके दो बेसिक फेज होते हैं, डायसिस्टोली एंड सेकंड सिस्टोली। डायसिस्टोली का मतलब होता है रिलैक्सेशन फेज, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या होता है? हमारे जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो रिलैक्स करते हैं और सिस्टोलिक में क्या होता है? हमारे जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अब जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा? हमारा जो हार्ट होता है वो ब्लड को पंप करेगा, ठीक है। और यानी कि हार्ट से ब्लड जो होता है बॉडी की तरफ जा रहा होगा, ठीक है, या लंग्स की तरफ जा रहा होगा। इसमें हमारे पास क्या होता है? ये एम्प्टिंग स्टेज होती है और रिलैक्सेशन में क्या होता है? फीलिंग स्टेज होती है। उसमें क्या होता है? वेंट्रिकल रिलैक्स हो रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारे ब्लड होता है वो वेंट्रिकल्स में शामिल हो जाता है। इसके अलावा डायसिस्टोली की बात की जाए तो डायसिस्टोली हमारे पास क्या होता है? 2/3 पार्ट होता है। सिस्टोली हमारे पास 1/3 पार्ट होता है। एसए नोड होता है। एसए नोड हमारे पास सिंपल से एक हमारे पास हार्ट के ऊपर जो हार्ट का जो पेस मेकर होता है जो को बीट को प्रोड्यूस करता है वो हमारे क्या होता है? एसए नोड। अगर बात की जाए बाकी ऑर्गन्स की तो बाकी ऑर्गन्स के लिए जो इम्पल्स होती है वो हमारे पास स्टिमुलस आना चाहिए, उसके बाद इम्पल्स जनरेट होती है बिल्कुल इस। लेकिन हार्ट में ऐसा नहीं होता। हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जो कि इम्पल्स भी खुद ही को जनरेट करता है, इसको कोई स्टिमुलस बाहर से नहीं चाहिए। खुद का स्टिमुलस पेस मेकर होता है इसमें, ठीक है। पेस मेकर क्या करता है? वो इसकी बीट को प्रोड्यूस करवाते हैं, इम्पल्स को प्रोड्यूस करवाता है और इस तरह से हमारा जो हार्ट है वो पंप करता है। इसके बाद अगर मैं बात की जो हमारे पास एक बीट कैसे कंडक्ट होती है, सबसे पहले क्या होता है? एसए नोड जो होता है वो इम्पल्स को जनरेट करता है। वो इम्पल्स फिर एवी नोड की तरफ जाती है। एवी नोड जो होता है उसी इम्पल्स को क्या करेगा? हमारे पास एवी बंडल ब्रांचेस, यहाँ हमारे पास क्या होता है? बंडल ऑफ हीज जो होती हैं वहाँ पर सेंड करता है, शेयर करता है। उसके बाद जो बंडल ऑफ ब्रांचेस होती हैं ना, ये हमारे पास फिर आगे डिवीजन कर जाती हैं, किस में? राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस में। और उसके बाद परकंजी फाइबर्स में आपको बताती हूँ कैसे। ये फर्ज करें हमारा हार्ट है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले इसके वेंट्रिकल्स हो गए, यहाँ एसए नोड होगा, यहाँ एवी नोड, इसने इसको शेयर की, इसने आगे हमारे पास बंडल ब्रांचेस को की, ठीक है। अब यही जो बंडल ब्रांचेस होती हैं ये आगे दो में क्या होती हैं? डिवाइड होती हैं।
यूँ डिवाइड होती हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या होगी, ये जो छोटे छोटे धागे होते हैं ये परकंची फाइबर्स होते हैं। इस तरह से हमारे पास पूरे हार्ट को क्या होता है, इम्पल्सन चले जाती है और हमारा जो हार्ट होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। ये हमारे पास था नॉर्मल इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन। इसके अलावा हार्ट की इलेक्ट्रिसिटी की बात की जाए तो ईसीजी होती है। ईसीजी के ऊपर हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जो फेसेस होते हैं वो सबसे पहले आर्टरी पोलराइजेशन होता है। इसमें जो हमारे ईसीजी में हमारे पास जो वेव रिप्रेजेंट हो रही होती है वो पी वेव होती है। इसी तरह क्या होता है, एवी नोड जो होता है उसमें डिले होगा तो हमारे पास जो पी आर सेगमेंट होगा उसके अंदर चेंजेस आएंगी। इसके अलावा वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन है तो क्यूरस कम्प्लेक्स में चेंजेस आएंगी। वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन में टी वेव जो होती है, नो इलेक्ट्रिकल में हमारे पास क्या होता है, आइसो इलेक्ट्रिक लाइन यानी कि स्ट्रेट लाइन हमें शो होती है। हार्ट साउंड, ये इंपॉर्टेंट साउंड है। सबसे पहले हार्ट साउंड क्या होती हैं, ये कब प्रोड्यूस होती हैं। हार्ट साउंड जब भी हमारा हार्ट जो होता है वो क्लोज होगा तो हमारे पास क्या होती है, हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती हैं। मतलब हमारे पास जब वॉल्व क्लोज, सॉरी मैंने गलत बोल दी है, क्या होता है जब हार्ट साउंड में क्या होता है, जब वॉल्व क्लोज होते हैं ना तो हमारे पास साउंड प्रोड्यूस होती हैं। अब वो जो साउंड होती है वो लब होती है और डब होती है। अब जो नॉर्मल साउंड होती है वो लब एंड डब होती है। इसको हम S1 एंड S2 साउंड भी कहा जाता है। इसके अलावा लेकिन ये ऐसा नहीं होता, कुछ एडिशनल साउंड्स भी प्रोड्यूस होती हैं। अब वो जो एडिशन साउंड्स प्रोड्यूस होंगे लब एंड डब के अलावा वो हमारे पास होते हैं मर्मर्स, ठीक है। मर्मर्स क्या होते हैं, हमारे पास सबसे पहले हार्ट साउंड होती हैं। हार्ट साउंड्स क्या होती हैं, जब हमारे पास वॉल्व क्लोज होंगे तो हमारे पास हार्ट साउंड प्रोड्यूस होंगी। अब जो नॉर्मली प्रोड्यूस होती हैं वो कौन सी होती है, लब एंड डब। लेकिन क्या होता है, कुछ एडिशन साउंड्स भी प्रोड्यूस होती हैं लब एंड डब के अलावा। उन साउंड्स को हम लोग क्या कहते हैं, मर्मर्स। अब जो मर्मर्स या हार्ट साउंड को सुनने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्कल्टेशन, हम लोग शहद को यूज़ करते हैं। अब शहद को हम लोग क्या कहते हैं, जो हमारा पेरिकोर्डियम का एरिया होता है ना इंटीरियर चेस्ट के ऊपर, वहाँ पे हम लोग उसको प्लेस करते हैं शहद को। उसके बाद हम साउंड्स को सुनते हैं। फिर क्या होगा, S1 कब प्रोड्यूस होगी, जब हमारे पास एवी वॉल क्लोज होंगे। एवी वॉल हमारे पास कौन सी थी, ट्राइकप्सिड एंड बाइकप्सिड वॉल जो क्लोज होंगे तो हमारे पास क्या होगी, फिर हमारे पास कौन सी S1 साउंड प्रोड्यूस होगी। इसी तरह अगर मैं बात करूँ जो सेमी लूनर वॉल की, तो अगर हमारे पास क्या कहते हैं पल्मोनिक एंड एओर्टिक वॉल क्लोज होंगे तो S2 साउंड प्रोड्यूस होगी। S1 साउंड को हम लोग सिस्टोलिक साउंड भी कहा जाता है, ठीक है। अब ये S1 जो होती है वो कब प्रोड्यूस होती है, जब हमारे पास कौन से वॉल क्लोज होते हैं, जब हमारे पास एवी वॉल क्लोज होती है, यानी बाइकप्सिड या ट्राइकप्सिड या मिट्रल या ट्राइकप्सिड, वही सेम है। बाइट लिटल का नेम चेंज किया हुआ है, मिट्रल वॉल। इसके बाद अगर बात की जाए S1 की, तो S1 जो होती है वो आप कहाँ कहाँ सुन सकते हो। S1 आप पेरिकोर्डियम के किसी भी पार्ट पे सुन सकते हो, लेकिन जो आपको बेस्ट सुनाई देगी वो कहाँ पे होगी, हार्ट के एपिक्स पर। अगेन रिकॉल करती हूँ, हमारे पास हार्ट साउंड कौन सी होती हैं, हमारे पास नॉर्मली कौन सी होती है, लब एंड डब। लेकिन कुछ एडिशन साउंड्स भी प्रोड्यूस होती हैं। वो जो एडिशन साउंड्स होती हैं वो हमारे पास होते हैं मर्मर्स। इसके अलावा हम बात कीजिए वॉल्व की, जो हार्ट साउंड की प्रोड्यूस होती है लब एंड डब, वो कब प्रोड्यूस होती हैं, जब हमारे जो वॉल्व होते हैं हार्ट के वो क्लोज होते हैं तो उसके बाद हमारे पास लब एंड डब साउंड प्रोड्यूस होती है। लब एंड डब को हम लोग S1 एंड S2 साउंड भी कहा जाता है। ये कब प्रोड्यूस होंगे, जब हमारे पास S1 तब प्रोड्यूस होगी जब हमारे पास क्या होगा, हमारे जो सेमी लूनर वॉल, हमारे आर्टरी वेंट्रिकल वॉल क्लोज होंगे, यानी कि हमारे पास बाइकप्सिड एंड ट्राइकप्सिड जब क्लोज होंगे। इसी तरह अगर बात की जाए S1 हम कहाँ सुनाई दे सकती है, जो हमारा सबसे बेस्ट पार्ट होता है वो एपिक्स होता है, लेकिन इसके बावजूद हम लोग पूरे पेरिकार्डियम पे इसको सुन सकते हैं। इसी तरह S2 की बात की जाए तो S2 हमारे पास कहाँ बेस्ट सुनाई देते हैं, बेस के ऊपर। इसके अलावा हमने डिस्कस किया कुछ एक्स्ट्रा साउंड्स भी होती हैं। अब वो जो एक्स्ट्रा साउंड्स होते हैं उससे हम कहते हैं मर्मर्स। इन साउंड्स में हम S3 एंड S4 साउंड भी कहा जाता है। ये हमारे पास कब सुनाई देती है, इनको हम लोग क्या कहा जाता है, डायसिस्टोलिक फीलिंग साउंड। S3 होता है, इससे हम क्या कहते हैं, वेंट्रियो गैलप, एंड S4 को एट्रियो गैलप कहा जाता है। मर्मर्स क्या होते हैं हमारे पास, मर्मर्स होते हैं क्या, जब ब्लड फ्लो करता है ना हार्ट में से तो हमारे पास कुछ एडिशन साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं ब्लड के फ़्लो की वजह से। उसकी वजह से क्या होता है हमारे पास, जब ब्लड फ्लो, टर्बुलेंट ब्लड फ्लो होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, ब्लड की जो विस्कोसिटी होती है
ठीक है, वो ज़्यादा हो जाएगी। इसके अलावा जो हमारे वॉल्व होंगे वो थोड़े उसमें डिफेक्ट्स प्रोड्यूस होगा, और कुछ जो वॉल्व होते हैं वो मेल फंक्शनिंग की वजह से क्या होता है, साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं। ये हमारे पास मेजर रीज़न थी क्या मरम्मत को प्रोड्यूस करने की। एस्कल्टेशन के ट्रेडिशनल एरियाज़, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में से। हमारे पास 5 पॉइंट होते हैं। एयोर्टिक एरिया, इसे हम लोग पेरिकॉर्डियम मार्क्स भी कहा जाता है। इसमें हमारे पास एयोर्टिक एरिया होता है, इसके अलावा पल्मोनिक एरिया होता है, अब्स पॉइंट होता है, मिट्रल होता है, ट्राइकप्सिड। एयोर्टिक में क्या होता है, हमारे पास कहाँ बेस्ट सुनाई देती है, जो आपका क्या होता है सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस पे बेस्ट सुनाई देती है। अब सेकंड इंटरकोस्टल, आप कैसे सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में हम लोग इसके बाद जहाँ हमारा एयोर्टिक एरिया होता है प्रेजेंट होता है ना, वहाँ पे बेस्ट सुनाई देती है। ठीक है, इसके अलावा इसको हम लोग क्या कहते हैं, द बेस ऑफ द हार्ट, लोकेशन है इसकी। पल्मोनिक एरिया होता है, ये हमारे पास कहाँ पे होता है, सेकंड एंड थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस एट द लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर। इसके अलावा द बेस, ये बेस ऑफ द हार्ट। अप्स पॉइंट की लोकेशन क्या होती है, थर्ड टू फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस एट द लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर। मिट्रल की लोकेशन क्या होती है, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस नियर टू मिड क्लेविकुलर लाइन। ट्राइकप्सिड एरिया की लोकेशन होती है फोर्थ और फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस एट द लेफ्ट लोअर स्टर्नल बॉर्डर। अच्छा, यहाँ पे हमने सिर्फ लोकेशन ही याद करनी होती है, हमें आइडिया होना चाहिए कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वहाँ पे हम लोग इन साउंड क्या कहते हैं, स्कल्टेट करते हैं। ये हमारे पास डायग्राम में भी शो हो रहा है, एयोर्टिक एरिया हमारे पास कहाँ प्रेजेंट है, इसके अलावा पल्मोनिक एरिया कहाँ प्रेजेंट है, अप्स पॉइंट कहाँ प्रेजेंट है, मिट्रल एरिया कहाँ प्रेजेंट है, और ट्राइकप्सिड एरिया कहाँ प्रेजेंट है। ठीक है, इसकी यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, स्कल्टेट करते हैं। अब अस्कल्टेट का तो हम लोगों को आइडिया नहीं। अस्कल्टेशन बेसिकली होता ये है कि हम शब्द की वजह से डिफरेंट साउंड्स को सुनते हैं। अब अल्टरनेटिव अस्कल्टेशन, यानी कि जो हमने मेन तो डिस्कस कर लिए 5 होती है, इसके अलावा हम कहाँ कहाँ सुन सकते हैं। एयोर्टिक एरिया, ये हमारे पास पल्मोनिक एरिया, लेफ्ट आर्टियल एरिया, राइट आर्टियल एरिया, लेफ्ट वेंट्रिकुलर एरिया एंड राइट वेंट्रिकुलर एरिया। असेसमेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो क्लाइंट को हम लोगों ने प्रोसीजर एक्सप्लेन करना है। सेकंड, हम लोगों ने क्या करना है, उसकी जो पोजीशन होती है वो कंफर्टेबल होनी चाहिए। थर्ड, हमने क्या करना होता है, जो उसका हेड होता है वो उसको एलिवेट करना है। ठीक है, बिकॉज कुछ वेसल्स, कैरोटिड वेन्स वगैरह होती हैं, उनको भी हमने एग्जामिन करना होता है। इसके लिए हमारे पास हेड की जो उसकी पोजीशन होती है वो एलिवेट होती रहेगी। इसके बारे में हमने क्लाइंट को पहले से इन्फॉर्म कर देना। उसकी जो एंशियस लेवल होता है उसको भी हमने कोप अप करना होता है। इक्विपमेंट में हमें स्ट्रेच चाहिए होगा। ठीक है, इसके अलावा स्मॉल पिलो चाहिए होगा, पेन लाइट चाहिए होगी, इसके अलावा सेकंड हैंड चाहिए, वॉच चाहिए होगी, और सेंटीमीटर रूलर को हम लोग क्या कहते हैं, जगुलर वेन्स वगैरह को मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। अब जगुलर वेनस जो होती है हमारे पास विलियस प्रेशर, ये हम कैसे असेस करते हैं, पल्सेशन से हम लोग असेस करते हैं। राइट इंटरनल जगुलर वेन, जो कि हमारे पास कहाँ प्रेजेंट होती है, स्पीडिया वेना केवा एंड राइट एटीएम को डायरेक्टली लिंक आउट करती है। अब हम बात कीजिए, जुगुलर वेन जो होती है वो हमारे पास जो नेक की जो मसल्स होते हैं वहाँ डीपली प्रेजेंट होती है। इतनी ईजिली हम पल्पेट नहीं कर पाते हैं इसके, लेकिन अगर हम लोग इसको पल्पेट करना चाहते तो हमें कुछ स्पेसिफिक टेक्निक्स होती हैं जिसको हमें यूज़ करना चाहिए। उसके बाद ही हम लोग उसको पल्पेट कर सकते हैं। अगर बात की जाए नॉर्मल जुगुलर वेनस प्रेशर जो होता है वो तकरीबन 3 to 4 सेंटीमीटर लेस से कम होता है। कैसे, क्या प्रोसीजर होता है, किस तरह से हमने करना है। सबसे पहले तो क्लाइंट को कंफर्टेबल करना है। सेकंड, उसकी जो हेड की पोजीशन है उसको हम लोगों ने थोड़ा सा रेस करना है। ठीक है, नॉर्मली जो हेड होता है उसको हम 30 के एंगल तक रेस करते हैं। इसके बाद अगर बात की जाए जो लाइटिंग होती है, हमें ट्रांजिशनल लाइट यूज़ करनी है, यानी कि टेढ़ ही यूज़ करनी है। 90 के एंगल पर हमारे पास कौन से स्टेप होते हैं जिसके ज़रिए हम लोग क्या करें, जुगुलर वेनस प्रेशर को मेजर करें। सबसे पहले तो हम लोगों ने पेशेंट को कंफर्टेबल करना है। सेकंड, उसका जो हेड होता है उसको हमने एलिवेट करना है, उसको रेस करना है पीलो की मदद से, या आप किसी भी चीज़ से कर सकते हैं। उसके बाद हमने जो उसके नेक की जो मसल है ना उसको हमने क्या करना होता है, रिलैक्स करना होता है, ताकि हम जुगुलर वेन को अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकें। अब जो हेड का जो एंगल होता है नॉर्मली 30 है, इससे कम हम रेस करते हैं। अब लाइटिंग जो होती है वो हमने ट्रांजिशनल लाइटिंग यूज़ करनी होती है, ताकि हम लोग अच्छे तरीके से जो नेक की दोनों साइड उसको एग्जामिन कर सके और हम लोग को जो जुगुलर वेन होती है उसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प आउट हो सके।
इसके अलावा अगर बात की जाए क्या होता है, हमारा जो मेन फोकस होना चाहिए वो राइट जुगुलर वेन के साथ होना चाहिए। अब राइट जुगुलर वेन हमारे पास क्या होती है, बेसिकली ये हमारे पास जो एट्रियम और उसके साथ हमारे पास सुपीरियर वेना केवल जो वेन होती है उसके साथ ये डायरेक्टली लिंक करती है ये जुगुलर वेन। तो हम लोगों ने सबसे पहले जो होता है किस तरह से हमने इसको आइडेंटिफाई करना होता है, जो सुप्रास्टर्नल नोज होता है ना, हमने बेसिकली सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करना होता है, उसको लुकआउट करना होता है। कैसे लुकआउट करेंगे, हमने जो स्टर्नल मेस्टोइड मसल्स होते हैं ना हमारे पास, वो जो होते हैं वो उनका लिंक किसके साथ होता है, स्टर्नम और क्लेविकल के साथ होता है। अब जो इसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, सुप्रास्टर्नल नोज को फाइंड आउट करते हैं। सेकंड पे हमने क्या करना होता है, जो जुगुलर वेन होती है और कैरोटिड वेन होती है उसमें डिफरेंस करना होता है पल्सेशन की मदद से। थर्ड हमारे पास जो होता है, हमने फाइंड आउट करना है जो पल्सेशन का हाईएस्ट पॉइंट होता है, हमने उसको फाइंड आउट करना, वहाँ पे हमने क्या करना है, अपना एक स्केल पुट करना है। सेकंड जो स्केल होता है वो हम लोगों ने कहाँ रखना होता है, सुप्रास्टर्नल नोज पे रखना होता है और एक एंगल बनाना होता है वर्टिकली। अब जो हम लोगों ने क्या करना है, जो डिस्टेंस होता है ना उसको हमने मेजर करना है स्टर्नल एंगल से। तो अब ये जो डिस्टेंस होता है ये ही हम लोग को बताएगा कि हमारा जुगुलर वेन स्पेशल नॉर्मली कितना है और हमारे पास क्या इसमें फेलियर वगैरह है। सेकंड फिर हमने क्या करना होता है, जो जुगुलर वेन स्पेशल अगर एलिवेट है ज़्यादा तो ये रिप्रेजेंट करता है कि आपका हार्ट जो होता है वो क्रोनिक या अक्यूट में मतलब फेलियर हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है। इसके अलावा ट्राइकोसिस स्टेनोसिस में हो सकता है, यानी कि जो आपके वॉल्व होते हैं वो क्या हो जाए, नैरो हो जाते हैं, उसके केस में हो सकता है। इसके अलावा COPD में हो सकता है, क्रोनिक पल्मोनरी हाइपरटेंशन की वजह से हो सकती है, सुपीरियर वेना केवा ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हो सकती है। इसके अलावा कार्डियक टैपोनेट की वजह से हो सकती है या कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस की वजह से हो सकता है। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, जुगुलर वेन स्पेशल को हमने क्या करना है, मेजर करना है। कैसे मेजर करना है, हमने जो एंगल होता है जहाँ पे राइट जुगुलर वेन स्पेशल का जो सबसे ज़्यादा पल्स बीट अच्छी सुनाई दे रही है वहाँ पे हमने क्या करना है, स्केल को पुट करना है। सेकंड हम लोगों ने क्या करना है, सुप्रास्टर्नल नोज के ऊपर हमने जो दूसरा हमारे पास रूलर है उसको हमने पुट करना है और एक एंगल बनाना है। ये जो एंगल होता है ये हम लोग को शो करवाता है कि जुगुलर वेन स्पेशल कितना है। सेकंड अगर तो जुगुलर वेन स्पेशल 3 सेंटीमीटर से कम है अबव स्टर्नल एंगल या राइट एट्रियम से, तो इसको तकरीबन हम लोग या 8 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो ये हम एलिवेट या अबनॉर्मल कंसीडर करते हैं। अच्छा, हार्ट की बात कीजिए तो हार्ट सबसे पहले इंस्पेक्शन, अब हम HA की तरफ चलते हैं यानी कि असेसमेंट टेक्निक्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले इंस्पेक्शन है। इंस्पेक्शन में क्या करना होता है, हम और सबसे पहले तो क्लाइंट को स्पाइन पोजीशन में रखना होता है। उसका जो हेड होता है उसको एलिवेट करते हैं 30 से 45 के एंगल तक। सेकंड हमने फिर क्या करना होता है, जो उसकी एपिकल इम्पल्स होती है उसको फाइंड आउट करना होता है और जो अब नॉर्मल पल्सेशन होती है ना उसको फाइंड करना होता है। नॉर्मल फाइंडिंग के अंदर हमारे पास जो होती हैं एपिकल इम्पल्स जो होती है वो हम विजिबल नहीं होती। अब नॉर्मल फाइंडिंग के अंदर क्या होता है, जो पल्सेशन होती है वो विजिबल भी होती है। इसके अलावा अगर हम क्या बात कीजिए या इनमें एलिवेशन भी आती है। पल्पेशन, सबसे पहले पल्पेट में हमने क्या करना है, एपिकल पल्स इम्पल्स होते हैं उसको पल्पेट करना है। कैसे पल्पेट करने, क्लाइंट के राइट साइड पे खड़े होना है, ठीक है। सेकंड फिर हम लोगों ने क्या करना है, उसकी पोजीशन जो होती है वो स्पाइन ही होती है, यूज़ करते हैं हम। फिर हमने जो अपने हाथ की पाल्मर सरफेस है उसको यूज़ करते हुए एपिकल इम्पल्स को मिडल एरिया के ऊपर क्या करना है, पल्पेट करना है। जब हम लोग पल्स को क्या करेंगे, लोकेट कर लेंगे तो हमने अपने फिंगर पैड की मदद से उस प्रॉपर तरीके से हमने उस इम्पल्स को क्या करना है, मेजर करना है। उसकी लोकेशन को हमने क्या करना, नोट करना है, उसके डायमीटर, उसके एम्पलीट्यूड को और उसके ड्यूरेशन को। नॉर्मल फाइंडिंग के अंदर क्या होती है, जो एपिकल इम्पल्स होते हैं वो पल्पेट होती है कहाँ पे, मिडल एरिया पे। इसके अलावा अगर बात की जाए उसके एम्पलीट्यूड की तो वो हमारे पास स्मॉल होता है, लाइक अ जेंटल टैप। उसका ड्यूरेशन जो होता है वो ब्रीफ होता है। इस अगर बात की जाए ओबीस पेशेंट के अंदर या जिनकी ब्रेस्ट ज़्यादा होती है उस केस में क्या होता है, जो एपिकल इम्पल्स होती है वो पल्पेट नहीं होती। अब नॉर्मल फाइंडिंग के अंदर क्या होता है, एपिकल जो इम्पल्स होते हैं वो इम्पॉसिबल टू पल्पेट किस केस में, पल्मोनरी एम्फिसीमा के केस में। सेकंड अगर हमारे पास क्या होता है, एपिकल इम्पल्स जो होती है तकरीबन 1 to 2 सेंटीमीटर लार्जर होगी या डिस्प्लेस होगी या बहुत ज़्यादा फोर्सफुल होगी या उसका ड्यूरेशन लॉन्ग होगा तो हम उसको क्या करते हैं, अब नॉर्मल कंसीडर करते हैं। इस तरह से हम लोग क्या करना है, एपिकल इम्पल्स को क्या करना है, पल्पेट करना है।
अब नॉर्मल पल्स को हमने पल्सेशन को किस तरह से पल्पेट करना है, सबसे पहले तो अपने अपने पाल्मर सरफेस को यूज़ करना है। उसके बाद हमने एपिक्स को और उसके जो स्टर्नल बॉर्डर होता है उसके हम लोगों ने क्या करना होता है, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पल्स को फाउंड करते हैं। नॉर्मली हमें कोई पल्सेशन नहीं फाइंड होती, कोई वाइब्रेशन नहीं प्रोड्यूस होती, पल्पेट होती, ठीक है, कहाँ पे, एपिक्स में या स्टर्नल बॉडी या बेस के ऊपर। अब नॉर्मल फाइंडिंग के अंदर क्या होता है, थ्रिल टाइप साउंड प्रोड्यूस होती है। अब थ्रिल बेसिकली एक ऐसी पल्सेशन होती है जो कि जैसे परफरिंग कैट्स की जो साउंड से प्रोड्यूस नहीं होती, वैसे की एक आपको साउंड प्रोड्यूस होती है, वो हमारे पास होती है थ्रिल साउंड। ये अब नॉर्मल फाइंडिंग में आता है। अब थ्रिल और लिफ्ट को किस तरह से फाइंड आउट करना है, अपने हाथ की पाम को यूज़ करना है या फिंगर पैड्स को यूज़ करना है। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, क्लाइंट की चेस्ट के ऊपर रखना है और हमने पल्पेट करना है। थ्रिलिंग के लिए हम लोगों ने क्या करना है, बॉल ऑफ योर हैंड उसको प्रेस करना है और फाइंड आउट करना है। अगर तो आपको वाइब्रेटरी सेंसेशन प्रोड्यूस होंगे तो वो बेसिकली किस वजह से हो सकती हैं, अंडरलाइंग टर्बुलेंट फ्लो की, ब्लड फ्लो की वजह से। हार्ट स्कल्टेशन, एओर्टिक, पल्मोनिक अप्स, ट्राइकप्स या मीटर, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अस्कल्टेशन का भी हमें पता है, हार्ट के रेट और रिदम को फाइंड आउट करने के लिए हम अस्कल्टेशन में हम लोग क्या करते हैं, अब नॉर्मल फाइंडिंग की तरफ सीधा चलती है। सिंपल से ब्रैडिकार्डिया प्रोड्यूस हो सकता है, टैकीकार्डिया हो सकता है, इरेगुलर रिदम प्रोड्यूस हो सकता है जिसमें प्रीमेच्योर आर्टरी कॉन्ट्रैक्शन या प्रीमेच्योर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन हो सकती हैं। अगर तो आपको इरेगुलर रिदम डिटेक्ट हो रहा है तो अस्कल्टेट फॉर अ पल्स रेट डिफेक्ट डेफिशिएंट। इसके अलावा हम लोग ये रेडियल पल्स जो होते हैं उसको पल्पेट करते हैं जब हम लोग क्या कहते हैं, एपिकल इम्पल्स को अस्कल्टेट करते हैं। और हम लोग क्या करते हैं फिर फुल मिनट में हम उसको जो एपिकल कह रही हूँ, रेडियल पल्स को काउंट करते हैं। सेकंड फिर हम बात कीजिए अब नॉर्मल फाइंडिंग के अंदर, तो अब नॉर्मल फाइंडिंग के अंदर हमारे पास किस केस में हो सकती है, पल्स डेफिशिएंसी, यानी कि एपिकल और रेडियल पल्स में डिफरेंस, हम उसको क्या कहते हैं, फाइंड आउट करते हैं। इसके ये हमारे पास किस केस में हो सकती है, आर्टरी फिब्रिलेशन के केस में, आर्टरी फ्लटर के केस में, प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलेशन कॉन्ट्रैक्शन में। इसके अलावा अगर बात की जाए हार्ट ब्लॉक के केस में। अच्छा, अगर बात की जाए यहाँ पे आर्टरी फिब्रिलेशन, आर्टरी फ्लटर, प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलेशन कॉन्ट्रैक्शन, ये क्या होते हैं, बेसिकली ये अरिथमिया की टाइप्स हैं। अरिथमिया में क्या होता है, हमारा जो हार्ट रेट होता है ना उसमें चेंजेस आती हैं। उसकी वजह से क्या होता है हमारे पास, अगर तो आर्टरी की वजह से आर्टरी क्या कहते हैं, एट्रियम की वजह से आ रही है, वेंट्रिकल की वजह से आ रही है, तो उसके लिहाज से नेम रखा जाता है। लाइक यहाँ पे आर्टरी फिब्रिलेशन है, आर्टरी फ्लटर वगैरह, ये हमारे पास उसी की वजह से हैं। S1 और S2 साउंड्स को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एक्स्ट्रा साउंड्स को भी हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मर्मस का भी मैंने बता चुकी हूँ ऑलरेडी। मर्मस हमारे पास पैथोलॉजिकल या मिड सिस्टोलिक, पैन सिस्टोलिक के केस में मिसाई देते हैं। अगर हम बात की जाए S1 S2 के ही है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। अच्छा बच्चों, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, CVS। इसके अंदर आपके लिए सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है वो सबसे पहले जुगुलर वेनस प्रेशर इंपॉर्टेंट है। सेकंड इसमें हमारे पास जो इंपॉर्टेंट है वो हमारे पास पल्स की एब्नॉर्मैलिटी है, वो इंपॉर्टेंट है। थर्ड हमारे पास जो होता है पल्स की ग्रेडिंग इंपॉर्टेंट है, वो जनरल सर्वे के अंदर है, ठीक है, उस स्लाइड के अंदर प्रेजेंट है, वो मैंने ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। इसके अलावा अगर बात की जाए अस्कल्टेशन के जो हमारे पास ट्रेडिशनल एरियाज़ है, ये इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चन है, इनको तो आपने मिस नहीं करना। बाकी भी पढ़ना ज़रूर है क्योंकि UHS का कोई आइडिया नहीं होता, वो जो मर्जी क्वेश्चन दे सकता है। तो मैंने पूरे चैप्टर को जितना इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया, आई होप इट विल हेल्प यू। थैंक यू सो मच।